नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक आज होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर 12:30 बजे बैठक होगी। अब से करीब आधे घंटे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री गहलोत लेंगे वर्चुअल बैठक। प्रदेश में 31 मई तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, इसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। 10 से 24 मई तक लगाया गया था प्रदेश में लॉकडाउन और एक्सपर्ट्स और केंद्र ने भी राज्यों को सलाह दी है। जहां संक्रमण दर 10% से ज्यादा, वहां सख्त पाबंदियां लागू करने की जरूरत है। और तीसरी लहर को देखते हुए भी स्कूल खुलने की अभी कोई स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, कोई संभावना नहीं है। इसको लेकर भी मंथन जाहिर तौर पर हो सकता है, लेकिन कहा यह जा रहा है प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। इसको लेकर भी आज की बैठक में कोई फैसला लिया जाएगा। अब मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है मुख्यमंत्री आवास पर 12:30 बजे और ये बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी क्योंकि कोविड है। सीएम आवास से सभी मंत्री पहुंच नहीं पाते और इसी वजह से भी वर्चुअली बैठक तमाम दिए जा रहे हैं कोविड के हालातों को लेकर। प्रदेश में अब खबर ये कि 31 मई तक हो सकता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसको लेकर भी मंथन लगातार हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर बनाए हुए हैं। स्थिति जो लॉकडाउन के बाद थोड़ी सी नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि जरूरी हो गया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। लॉकडाउन सफल होता हुआ दिखाई दिया, लोगों ने लॉकडाउन की पालना की, घर पर रहे। उसके बाद अलग अलग हिस्से ऐसे हैं जहां से केसों में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दी है। जो लॉकडाउन से पहले नजर आ रहे थे केसेस, वो फिलहाल नहीं है। राहत वाली बात निकलकर सामने आई थी लॉकडाउन के बाद और इसीलिए हम कह रहे हैं कि 31 मई तक हो सकता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। इसको लेकर मंथन भी हो रहा है। 10 से 24 मई तक लगाया गया था प्रदेश में लॉकडाउन और एक्सपर्ट्स केंद्र ने भी राज्यों को ये सलाह दी है। ये कहा गया है एक्सपर्ट्स की तरफ से भी जो लगातार कोविड के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और साथ ही केंद्र ने भी राज्यों को ये सलाह दी है, ये एडवाइस दी है कि जहां संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है, वहां सख्त पाबंदियां लागू करने की बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। हालात वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, नियंत्रण से बाहर ना हो, इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जहां पर संक्रमण की दर 10% है, वहां पर सख्त पाबंदियां लागू हो, थोड़ी सी भी ढील ना दी जाए, लापरवाही ना हो। लापरवाही घातक साबित हो रही है अलग अलग हिस्सों में जहां से केसेस लगातार बढ़ के सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर को देखते हुए भी कहा जा रहा है स्कूल खुलने की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर अब सरकार की क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। तीसरी वेव बेहद खतरनाक होगी, ये साफ तौर से कह दिया गया। ग्रामीण इलाकों में अभी आप देख रहे हैं जहां पर दूसरी वेव से खतरनाक स्थिति बनी हुई है। गांव के गांव में लोग बीमार पड़े हुए हैं, इसलिए कहा जा रहा है जब तीसरी लहर आएगी उससे पहले की क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से एक्शन प्लान तैयार करना है कि गांव में स्थिति और खराब ना हो। और बच्चों के लिहाज से भी क्या हो सकता है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि तीसरी वेव जब आएगी बच्चों के लिए खतरनाक ही साबित होगी, ये कहा जा रहा है। आज की जो बैठक होनी है मंत्रिपरिषद की, वो लॉकडाउन को लेकर तो होगी ही, साथ में तीसरी वेव को लेकर क्या तैयारी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। महत्वपूर्ण बैठक है जो 12:30 बजे होनी है, अब से करीब आधे घंटे के बाद। भारत में कोरोना संक्रमण का बढ़ता ग्राफ। भारत में कोविड संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ये कहा भी जा रहा था पिछले कुछ दिनों में केसेस कम आ रहे हैं अलग अलग हिस्सों से, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से केसेस बड़ी संख्या में निकलकर सामने आ रहे हैं। 24 घंटे का आंकड़ा आपको बताते हैं, कोरोना के 2,57,299 नए केस निकलकर सामने आए हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करें 24 घंटे का ये आंकड़ा है और भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,194 लोगों की मौत हुई है, जान गई है। केसेस में थोड़ी सी कमी देखी जरूर जा रही है, लेकिन जो मौतों का ग्राफ है वो लगातार जस का तस बना हुआ है या फिर वैसी की वैसी बनी हुई है। 4,000 के ऊपर अभी भी लगातार मौतें हो रही हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, जो चिंता की बात है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,57,630 मरीज रिकवर हुए हैं, स्वस्थ होकर घर वापस लौटे हैं और भारत में कोरोना के अब तक 2,62,89,290 मामले सामने आए हैं। यह अब तक का आंकड़ा है और साथ ही भारत में अब तक कोरोना के 2,30,70,365 मरीज रिकवर होकर वापस घर लौटे हैं। रिकवरी का जो रेट है वो हिंदुस्तान में अच्छा है, लेकिन अभी भी चिंता वाली बात यह कि एक्टिव केसों की संख्या भी ज्यादा है। भारत में अब तक कोरोना के 29,23,400 एक्टिव केस है, अभी तक का ये आंकड़ा है और भारत में कोरोना से अब तक 2,95,525 लोगों की जान गई है और साथ ही 19,03,72,819 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है हिंदुस्तान में। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। लगातार कोविड को लेकर नजर है और मंथन भी कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा। यही तस्वीर आपके सामने यूपी से दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मंथन करते हुए अधिकारियों के साथ कोविड के ताजा हालातों को लेकर।
यूपी में स्थिति बहुत खराब। अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आ रही हैं उससे सरकार चिंतित है, सरकार को चिंता में डाल दिया है। और अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, इसको लेकर वर्चुअली भी वो लगातार बैठक लेते रहते हैं। और साथ ही जिन अधिकारियों ने मोर्चा संभाला हुआ है उनसे भी लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। ये इटावा से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इटावा में अधिकारियों के साथ ताज़ा हालातों को लेकर मंथन करते हुए उनसे फीडबैक लेंगे और क्या प्रभावी कदम हो सकते हैं जो उठाए जाने हैं, और अभी क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर, इसको लेकर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपने देखा अलग अलग जिलों का दौरा भी लगातार पिछले कई दिनों से सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वाराणसी वो गए, मथुरा वो गए, अलग नोएडा गए, गाजियाबाद गए, मेरठ में भी जाकर हालातों को जाना। अलग अलग हिस्सों में लगातार वो जा रहे हैं, किस तरीके से इंतजाम वहां पर किए गए, क्योंकि कोई भी कसर ना हो वो राज्य सरकार की कोशिश तो है ही, लेकिन केंद्र ने भी सख्त ये सलाह दी है कि बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है या फिर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ये साफ तौर से नजर रखा भी जा रहा है केंद्र के द्वारा। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अधिकारियों को लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कमी दिखाई देगी तो अधिकारी जो जिम्मेदार होंगे उन पर कार्रवाई होगी, जाहिर तौर पर, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। कोरोना को कंट्रोल उनको करना है। जहां पर लोग जागरूक नहीं हैं उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए, जहां पर लोगों में लापरवाही देखी जा रही है, जिन जिलों से लगातार लापरवाहियों की खबरें आ रही हैं या फिर जहां से लगातार केसेस में इजाफा दिखाई दे रहा है, वहां पर भी अधिकारियों को तलब किया जा रहा है, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है, कहां पर कमी है और कहां पर और बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं। इन्हीं को लेकर लगातार नजर सीएम योगी आदित्यनाथ की बनी हुई है। इटावा में आज मौजूद हैं और वहां पर भी अधिकारी जिन्होंने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि हर संभव ये कोशिश है कि कोई भी कमी ना रहे, सरकारी स्तर पर तो कमी नहीं रहेगी, ये कोशिश खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर कमी रहती है तो अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये सीएम ने पहले ही कह दिया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के कारण आगे खिसक सकता रिफाइनरी का काम, ये महत्वपूर्ण खबर है। कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से आगे खिसक सकता है रिफाइनरी का काम। 43,129 करोड़ की बन रही रिफाइनरी और अब तक 6,600 करोड़ के ही काम हो सके हैं पूरे, जो मात्र 15% है। और 48 महीने में पूरा होना था प्रोजेक्ट, 32 महीने गुजर गए हैं, अब 16 महीने बाकी रह गए हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो 16 महीने में पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये संभव भी नहीं है। बाड़मेर के पचपदरा में तैयार हो रही रिफाइनरी को 4 साल में करना था पूरा, लेकिन एक के बाद एक 3 बार प्रोजेक्ट का काम प्रभावित हुआ। और पहले बजरी संकट दिखाई दिया, कोविड की पहली लहर सामने आई, उसके बाद दूसरी लहर भी एक बड़ी वजह रही और इसीलिए कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से खिसक सकता रिफाइनरी का काम। और इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है। पहले जो टारगेट पूरा करने के लिए वक्त दिया गया था वो वक्त निकल चुका है। अब किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जाएगा। 43,129 करोड़ की रिफाइनरी बन रही है, अब तक 6,600 करोड़ के काम ही पूरे हो सके हैं, जो कि 15% है मात्र। और 48 महीना पूरा होना था जिसमें प्रोजेक्ट का काम पूरा करना था, लेकिन 32 महीने गुजर चुके हैं। 16 महीने में काम जो बचा हुआ है वो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ये संभव नहीं है। लेकिन बाड़मेर के पचपदरा में तैयार हो रही रिफाइनरी को 4 साल में पूरा करना था। एक के बाद एक 3 बार प्रोजेक्ट का काम प्रभावित भी हुआ। अब पहले बजरी का संकट दिखाई दिया था, उसको लेकर भी अधिकारी चिंतित दिखाई दिए। उसके बाद कोरोना की पहली लहर आई थी, उसको संभालने में पूरा महकमा जुट गया। उसके बाद दूसरी लहर आई, इससे भी निपटना बड़ी चुनौती, ये भी एक बड़ी वजह रही। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि कोविड ही वजह है जिसके बाद रिफाइनरी का काम आगे खिसक सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाए हैं। सरकार ने बिना स्टॉक आकलन टीकाकरण खोला, ये साफ तौर से आरोप है सीरम इंस्टीट्यूट का केंद्र की सरकार पर। यह कहा जा रहा है कि बिना स्टॉक आकलन टीकाकरण खोला, सरकार ने बिना आकलन देश में अलग अलग आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण खोल दिया। अब सीरम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने ई समिट में ये कहा है, ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। सीधे सीधे केंद्र पर यह आरोप है। केंद्र सरकार को WHO की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। ये साफ तौर से उनकी तरफ से कहा गया कि WHO की जो गाइडलाइन है उनके अनुसार केंद्र की सरकार को टीकाकरण की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। अब टीकाकरण को लेकर केंद्र की सरकार लगातार ये कह रही है कि युद्ध स्तर पर टीकाकरण के अभियान चल रहे हैं। वो पहले 45+, फिर 18+, अब तीसरी वेव जब आएगी उसमें बच्चों को सुरक्षित रखना है, इसलिए बच्चों पर भी वैक्सीनेशन अभियान को शुरू किया जाएगा। लेकिन उसी बीच ये बड़ी खबर है, सीरम इंस्टीट्यूट के जो आरोप है केंद्र सरकार पर वो आपको बता रहे हैं। कहा गया कि सरकार ने बिना स्टॉक आकलन टीकाकरण को खोला। सरकार ने बिना आकलन के ही देश में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया। अब सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सुरेश जाधव, उन्होंने इस समिट में ये बड़ी बातें कही हैं। साफ तौर से आरोप है केंद्र की सरकार पर और ये भी कहा कि केंद्र की सरकार को WHO की गाइडलाइन के अनुसार ही वैक्सीनेशन की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। ये सही भी साबित होगा।
कोविड के घटते केसों पर विशेषज्ञों की राय है। कोरोना के जो घटते केस निकलकर सामने आ रहे हैं उसको लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय है। एक्सपर्ट्स लगातार नजर बनाए हुए हैं ताजा हालातों को लेकर, देश भर में किस तरीके से केस निकलकर सामने आ रहे हैं या फिर कहां से लगातार जो कोविड का ग्राफ है वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर जो एक्सपर्ट्स की राय है वो आपको बता रहे हैं। कोविड के घटते केसों को लेकर दिसंबर तक भीड़ वाले आयोजनों को मंजूरी नहीं देने की सलाह दी गई है, यानी कि मानिए कि 2021 के अंत तक भीड़ वाले आयोजनों को मंजूरी नहीं देने की सलाह दी गई है। दिसंबर का महीना बताया गया। सरकार और लोगों की लापरवाही से इस हालात में पहुंचा देश। सरकार की लापरवाही भी कहीं ना कहीं दिखाई दी। तमाम इलेक्शंस भी हुए, साफ तौर से वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग गए, लोगों की भीड़ जुटी, इसके बाद केसेस में इजाफा हुआ और लोगों की लापरवाही से इस हालात में हिंदुस्तान पहुंचा है, देश पहुंचा है, जो कि दुखद है। चुनावी रैलियां हुई, बड़े आयोजन की वजह से टूटे प्रोटोकॉल। साफ तौर से कह दिया है एक्सपर्ट ने भी कि चुनावी जो रैलीज हुई उसमें भी बड़ी संख्या में लोग जुटे। खुद जिन पर जिम्मेदारी थी वो भी भीड़ के अंदर दिखाई दिए, भीड़ को एकत्रित करते हुए दिखाई दिए। बड़े आयोजन देश के भीतर हुए जिससे भी कई प्रोटोकॉल टूटे जो नहीं टूटने चाहिए थे। चिंता की बात है, स्कूलों में टीचर स्टाफ को टीके लगाने चाहिए ताकि स्कूल खुल सके। ये भी चिंता जाहिर की गई है कि आखिर बच्चे जो घर में मौजूद हैं, पहली वेव में घर में रहे, दूसरी वेव है, अभी भी कोई तस्वीर साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि स्कूलों में टीचर और स्टाफ को टीके लगने चाहिए, वैक्सीन लगनी चाहिए और ताकि बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिले, स्कूल खुल सके। बच्चों के भविष्य का सवाल है। लॉकडाउन से ही तोड़ी जा सकती कोरोना की चेन को। ये भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे कोविड की चेन को कम से कम तोड़ा जा सकता है। 70% आबादी को टीके के बाद ही बाकी 30% भी रहेगी सुरक्षित। अब ये कह दिया गया कि 70% की जो आबादी है उसको वैक्सीनेट किया जाएगा तो ही 30% भी सुरक्षित रह पाएगा। ये कोशिश होनी चाहिए कि 70% को टीका लग जाए और इसीलिए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो हालात पहले से बने हुए हैं देश में, इसके लिए सरकार और लोग इस जाहिर तौर पर जिम्मेदार हैं। अब जो लापरवाही पहली वेव में बरती गई थी, ये कोशिश होनी चाहिए सरकारों की वो दूसरी वेव में दिखाई ना दे और लॉकडाउन ही एकमात्र हथियार है जिससे सभी को सुरक्षित रखा जा सकता है। केंद्र की सरकार को इस पर सोचना होगा, इस पर काम करना होगा। जयपुर में अस्पतालों में जल्द लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट्स। ये राहत वाली खबर है कि जयपुर में अस्पतालों में जल्द ऑक्सीजन प्लांट्स लग पाएंगे। 8 अलग अलग अस्पतालों में लगाए जाएंगे ये कुल 11 प्लांट्स। खबर है कि 8 अलग अलग अस्पतालों में 11 प्लांट्स लगेंगे और हर अस्पताल में प्लांट लगाने के लिए 2 नोडल अफसर्स नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के मामले में करेंगे समन्वय। ये जानकारी है कि जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के मामले में समन्वय करेंगे और प्लांट लगाने में कोई समस्या आती है तो उसे दूर करेंगे। प्लांट लगाने में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ये भी नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि उनको ये दूर करना है। आदेश की प्रति जेडीए ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भेज दी है। जयपुर में अस्पतालों में जल्द लगेंगे ऑक्सीजन प्लांट, इसलिए हम कह रहे हैं कि राहत वाली खबर है। जयपुर वासियों के लिए भी लगातार इंतजार किया जा रहा है। कोविड के दौर में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। अलग अलग अस्पतालों से डिमांड भी लगातार ऑक्सीजन को लेकर आ रही है। मरीजों की कई जानें भी गई हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अभी राहत वाली खबर है जयपुर के लिहाज से। 8 अलग अलग अस्पतालों में 11 प्लांट्स लगाए जाएंगे और साथ ही हर अस्पताल में प्लांट लगाने के लिए 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारी ऑक्सीजन प्लांट लगाने के मामले में समन्वय करेंगे, वो पूरी नजर बनाए रखेंगे। अगर प्लांट लगाने में कोई दिक्कत सामने आती है उसको भी कैसे दूर करना है, कम समय में ज्यादा वक्त ना लगे, इसका भी ख्याल रखना होगा। ये जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी और साथ ही आदेश की जो प्रति है वो जेडीए ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भेज दी है और जल्द ही ये राहत वाली खबर सुनाई दे सकती है। इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलो एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। प्रियंका गांधी बन रही मध्य वर्ग की आवाज। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार मध्य वर्ग की आवाज बन रही है। कोरोना पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए उठाई आवाज। उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी योजना शुरू करने के लिए सुझाव दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुझाव दी, सलाह दी है। आमजन को राहत देने के लिए निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च किया जाए तय, ये सुझाव दिया गया है प्रियंका गांधी की तरफ से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। साथ ही राज्य सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी उठाई ठोस कदम। ये भी कहा कि राज्य की सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी कोई ठोस कदम उठाने की अभी आवश्यकता है और बिजली, पानी, स्कूल फीस के लिए भी सरकार बनाए राहत की योजना। ये भी कहा है जो सीधे मध्यम वर्ग से जुड़े हुए फैसले हैं उन पर काम करने के लिए कहा गया है। जुड़े हुए जो मुद्दे हैं मध्यम वर्ग से, उस पर ही लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा बोलती रही हैं और एक बार फिर से वही मुद्दे उठाए हैं। कोविड के दौर में मध्यम वर्ग बेहद परेशान और ये कहा भी गया कि ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बिजली, पानी, स्कूल फीस के लिए भी कोई राहत की योजना योगी सरकार को बनानी चाहिए। यूपी की जनता बेहद परेशान है। कोविड के हालातों के बाद अब इन अलग अलग मसलों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
कोरोना पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार आवाज उठाती रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। यूपी में जन कल्याणकारी योजना शुरू करने का सुझाव दिया है सीएम योगी को। साथ में योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तमाम पॉइंट्स गिनाए हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। आमजन को राहत देने के लिए निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च तय किया जाए, ये भी कहा गया। साथ ही राज्य सरकार महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी कोई ठोस कदम उठाए जिसकी दरकार है। यूपी की जनता ये भरोसा कर रही है कि सरकार इस पर जल्द कोई कदम उठाएगी और बिजली पानी स्कूल फीस के लिए भी सरकार राहत की कोई योजना बनाए और राहत की दरकार यूपी की जनता को इस वक्त है। एक तरफ कोविड है और दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई जिससे लोग बेहद परेशान। कोरोना की गंभीरता का पता लगाया जा सकेगा। अब कोरोना की गंभीरता का पता लगाया जा सकेगा। ये कहा जा रहा है कि बिना बड़े उपकरणों के लगाया जा सकता है पता। इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने 57,000 मरीजों पर एक रिसर्च किया है, सर्वे किया, रिसर्च किया और वायरस की गंभीरता के पूर्वानुमान लगाने के लिए लॉन्च किया फोर्स स्कोर। अब वायरस कितना गंभीर है, किस पर ये ज्यादा असर डाल सकता है, कितना गंभीर है, किस में दिखाई दे सकता है, पूर्वानुमान लगाने के लिए फोर्स स्कोर लॉन्च किया है। अब फोर्सी का मतलब क्या है वो भी समझिए। फोर्सी मतलब कोरोना वायरस क्लिनिकल कैरेक्टराइजेशन कंसोर्टियम। उम्र, लिंग, पुरानी बीमारियों के 8 मानकों पर बना फोर्स स्कोर। महिलाओं से ज्यादा दिक्कतें पुरुषों में हो सकती हैं। जो रिसर्च किया गया उसमें भी ये बात निकलकर सामने आई है कि कोविड के हालातों में महिलाओं से ज्यादा जो परेशानी है यानी कि गंभीर कोरोना महिलाओं के कंपैरेटिवली पुरुषों में दिखाई दे रहा है। और बिना बड़े उपकरणों के भी इसका पता लगाया जा सकता है कि कोविड कितना गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कितना गंभीर हो सकता है। इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने 57,000 मरीजों पर एक रिसर्च किया है। वायरस की गंभीरता के पूर्वानुमान लगाने के लिए लॉन्च किया फोर्सी स्कोर। अब फोर्सी का मतलब है कि कोरोना वायरस क्लिनिकल कैरेक्टराइजेशन कंसोर्टियम। और अब उम्र, लिंग, पुरानी बीमारियों के 8 मानकों पर फोर्स स्कोर बना। अब ये फोर्स ये पता लगाएगा कि कोविड कितना गंभीर है, महिलाओं में ज्यादा गंभीर है या फिर पुरुषों में। लेकिन अभी तक के जो रिसर्च सामने आए हैं उसमें भी ये कहा गया कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कोविड ज्यादा गंभीर है और इन्हीं मानकों पर रिसर्च लगातार जारी है। दूसरी लहर में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पास बड़े क्लेम। ये जानकारी है कि दूसरी लहर में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पास बढ़े क्लेम। साल भर में आए कोविड के 15 लाख क्लेम। ये जानकारी है कि इनमें से 1/3 क्लेम आए सिर्फ एक महीने में। 23,000 करोड़ रुपए के आए 15 लाख से अधिक क्लेम। ये जानकारी है कि बीमा कंपनियों ने 11,000 करोड़ के 12 लाख मामलों को निपटाया। और राज्यवार आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में सर्वाधिक 5 लाख क्लेम हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोविड के काल में यानी कि दूसरी लहर में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पास क्लेम बढ़े हैं। साल भर में कोविड के 15 लाख क्लेम सामने आए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का बढ़ता कहर। एक तरफ कोविड है लेकिन कोविड के दौर में ब्लैक फंगस का भी कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चिंता जाहिर की है। राजस्थान समेत अन्य राज्यों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। बिरला ने की केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से बात और एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के बारे में बातचीत की और कहा कि मरीजों को मिलने चाहिए एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाएं। केंद्रीय मंत्री गौड़ा ने किया बिरला को दवाओं की शीघ्र उपलब्धता के लिए आश्वस्त और गौड़ा ने यह भी कहा कि दवाओं की उपलब्धता के लिए प्रयासरत है केंद्र की सरकार। इस पर लगातार काम भी किया जा रहा है। स्थानीय दवा उत्पादकों को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और अन्य आवश्यक दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। विदेश से भी बड़ी मात्रा में आयात किए जा रहे हैं और एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन अन्य आवश्यक दवाएं बिरला ने कहा है कि जल्द ही आ जाएंगे। और साथ ही वो आगे कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो इंजेक्शन और दवाएं करवाएं उपलब्ध ताकि रोगियों को राहत मिल सके। ये लगातार कोशिश की जा रही है। एम्फोटेरिसिन बी खरीदने में राज्य सरकारों में होड़ मची हुई है। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और इसीलिए भी राज्य सरकारों में होड़ मची हुई है। लगातार कमी भी इसकी देखी जा रही है। लगातार जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं उस लिहाज से इंजेक्शन राज्य सरकारों के पास नहीं है, इसलिए लगातार होड़ है। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर साबित हो रही है एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। देश भर में ब्लैक फंगस के अब तक 7,251 केस सामने आए हैं। देश भर का यह आंकड़ा आपके सामने है। अब तक 7,251 केस है ब्लैक फंगस के और ऐसे में भारतीय दवा महानियंत्रक ने 5 कंपनियों को लाइसेंस दे दिए हैं। ये राहत वाली बात हो सकती है ब्लैक फंगस से निपटने के लिए। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन बनाने के लिए स्वीकृति उनको दे दी गई है, लाइसेंस दे दिया गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी ब्लैक फंगस के केस दिखाई दे रहे हैं।
अब बड़ी खबर है, अपडेट भी है कि मंत्रिपरिषद की बैठक अब होगी दोपहर 1:30 बजे। ये बड़ी जानकारी है कि मंत्रिपरिषद की जो बैठक 12:30 बजे होनी थी वो अब 1:30 बजे होगी। कोविड प्रबंधन और पोस्ट कोविड-19 प्रभाव को लेकर विचार होगा। लॉकडाउन बढ़ाने संबंधी फैसला भी हो सकता है। सियाबाद में होगी ये बैठक। अब मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर लगातार नजर है कि क्या कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि खबर ये कि कोविड प्रबंधन किस तरीके से राजस्थान में चल रहा है, दूसरी वेव है, इससे निपटने की क्या तैयारी है, साथ में पोस्ट कोविड प्रभाव को लेकर विचार भी होगा बैठक के दरमियान। और साथ ही लॉकडाउन 24 मई से क्या आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर भी लगातार मंथन हो रहा है सरकारी स्तर पर। और खबर ये कि लॉकडाउन को 31 मई तक करने को लेकर भी कोई फैसला निकलकर सामने आ सकता है। पश्चिम बंगाल, असम के कांग्रेस नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर भी है, महत्वपूर्ण खबर है। इलेक्शन खत्म होने के बाद पश्चिम बंगाल और असम के जो कांग्रेस के तमाम लीडर्स हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। दोनों प्रदेश में हुई पार्टी की करारी हार से गुस्से में हैं। जितिन प्रसाद, अधीर रंजन, जितेंद्र सिंह को लेकर जताई जा रही नाराजगी। कांग्रेस अलकमान ने तीनों को दी थी चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन तीनों ही कांग्रेस को नहीं दिला पाए सम्मानजनक सीटें भी। इधर जितेंद्र सिंह ने कार्य समिति के समक्ष रखा अपना पक्ष और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने गठबंधन का किया विरोध और नया प्रदेशाध्यक्ष चाहते थे। साथ ही अब आगे की रणनीति पर कांग्रेस अलकमान कर रही नए सिरे से विचार। आगे क्या होगा, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में, असम में आगे बढ़ना है, इसको लेकर अलकमान की नजर है और इसी पर लगातार मंथन भी हो रहा है। क्या अधीर रंजन पर गिर सकती है गाज, ये महत्वपूर्ण खबर है। क्या लोकसभा में कांग्रेस नेता के पद से धोना पड़ सकता है अधीर रंजन चौधरी को हाथ। अब जो रिजल्ट रहा पश्चिम बंगाल को लेकर, उस पर भी बार बार ये कहा गया कि उस तरीके से काम नहीं किया अधीर रंजन ने। कई तरह के सवाल भी खड़े किए थे खुद कांग्रेस के लीडर्स ने। इसी के बीच ये खबर है कि क्या अधीर रंजन पर गिर सकती है गाज। क्या लोकसभा में कांग्रेस नेता के पद से हाथ धोना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में हुई करारी हार के बाद मंथन। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में अधीर की आलोचना भी हुई। बिना आधार किए गठबंधन को लेकर सीनियर नेता नाराज दिखाई दिए। सीनियर नेता आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद ने क्लास ली और अब अधीर पर पार्टी अलकमान के फैसले का इंतजार है कि आखिर पार्टी अलकमान अधीर रंजन चौधरी को लेकर अंतिम फैसला क्या सुनाता है। क्यों विधान परिषद का प्रावधान चाहती दीदी, ये बड़ा सवाल भी है, क्योंकि तभी वो दे सकती है अपने लोगों को ज्यादा इनाम। अब ये बड़ी खबर, क्यों विधान परिषद का प्रावधान चाहती है दीदी, तभी वो दे सकती हैं अपने लोगों को ज्यादा इनाम। विधान परिषद के जरिए ही सत्ताधारी दल विश्वास पात्रों को करता सम्मानित। इसका प्रयोग कई मुख्यमंत्री विधानसभा में पहुंचने के लिए भी करते हैं और ऐसा करने से उन्हें नहीं लड़ना पड़ता विधानसभा का चुनाव। दरअसल 1969 में बंगाल में लेफ्ट दलों की गठबंधन सरकार ने ऊपरी सदन को किया था समाप्त, क्योंकि उनको लगता था कि ये एलिट धारणा का करता है प्रतिनिधित्व। हालांकि ममता की अभी ये मांग पूरी नहीं हो पाई। हाल ही में संसद ने 2 राज्य असम, राजस्थान के लिए विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी और ममता को अब विधान परिषद के गठन के लिए करना पड़ सकता है और भी इंतजार। क्या मुकुल रॉय की हो सकती है घर वापसी, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मुकुल रॉय अब वापस घर जा सकते हैं, उनकी घर वापसी हो सकती है। बंगाल में राजनीतिक उठापटक का चल रहा है दौर। मुकुल रॉय ने अभी भी ममता के प्रति बरकरार रखी है सहृदयता। ऐसे में दीदी ने भी राय के करीबी सुहेली साहा को मंत्रिमंडल में जगह दी है। दीदी ने साहा के जरिए मुकुल के लिए टीएमसी के दरवाजे खुले होने के संकेत दे दिए हैं। अगर संकेत समझ गए हैं मुकुल रॉय तो फिर ये कहा जा रहा है कि घर वापसी उनकी लगता है कि हो सकती है। वहीं भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने से मुकुल आहत है, क्योंकि बंगाल में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किए, जमीनी स्तर पर बहुत कोशिश की। और इधर दीदी ने मुकुल के विश्वास पात्र साहा को मंडल में जगह दी है, मंत्री बनाया है। इसके भी क्या संकेत हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश दीदी कर रही है। जो राजनीतिक जानकार हैं तरह तरह की बातें इसको लेकर कर रहे हैं। छोटे साहब की वर्किंग से बड़े साहब के उड़े फ्यूज। अब ये महत्वपूर्ण खबर है कि छोटे साहब की जो वर्किंग है उससे बड़े साहब के फ्यूज उड़ गए हैं। बात दवाओं के कंट्रोलिंग से जुड़े विभाग से जुड़ी हुई है। दरअसल कोविड के बीच कालाबाजारी की काफी शिकायतें आई थी। इन शिकायतों से विभाग की लगातार हो रही थी छवि खराब और मंत्री जी तक पहुंची थी कई शिकायतें। तो गठित की गई विजिलेंस टीम। इस विजिलेंस टीम में छोटे साहब को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद शुरू हुआ बड़े अस्पताल दवा कारोबारियों पर शिकंजा। तो राजधानी में कालाबाजारी में लिप्त माफियाओं में मची खलबली। एक पखवाड़े में टीम ने न सिर्फ 2 दर्जन से अधिक जगहों पर छापा मारा, बल्कि दोषियों पर एक्शन कर आपदा में अवसर तलाशने वालों को दे दिया संदेश। लेकिन छोटे साहब की एक्टिवनेस बड़े साहब को रास नहीं आई और फिर एक अन्य छोटे साहब के निर्देशन में गठित हो गई एक अन्य कमेटी। जबकि नई कमेटी में शामिल अधिकारी पहले से ही कर रहे फील्ड में ये काम। अब विभागीय अधिकारियों में ही नई कमेटी का गठन बड़ी चर्चा का विषय बन गया है।
और इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। आप रेडियो फर्स्ट इंडिया के साथ।